संधि की व्युत्पत्ति से हम प्रारंभ करेंगे। तो संधि जो शब्द है इसमें सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है। सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से मिलके क्या बना है? संधि शब्द बना है। और ये जो धा धातु है ये डू थाइये धातु है। ठीक है। संधि शब्द जो है संस्कृत में पुंलिंग होता है। कौन सा होता है? पुंलिंग। ठीक है। अब संधि किसे कहते हैं? तो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? नहीं, संधि नहीं कहते। शब्दों के मेल को समास और वर्णों के मेल को संधि। समझेंगे? शब्दों के मेल को समास कहते हैं जब दो शब्दों का मेल हो, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं जब दो वर्णों का मेल हो। ठीक है। तो संस्कृत में संधि किसे कहते हैं? वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि अर्थात दो वर्णों की अत्यधिक समीपता की दशा में उत्पन्न हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों की समीपता। समीपता से क्या तात्पर्य है? अत्यधिक समीपता। बीच में किसी तीसरे वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो दो वर्णों की समीपता की दशा में उत्पन्न हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। संधि संस्कृत में संधि कितने प्रकार की होती है? पंचधा नेव त्रिधा। पंचधा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की संधि होती है? 5 प्रकार की संधि होती है। सबसे पहले 1 नंबर पे आई आपकी अच संधि। 2 नंबर पे आई आपकी प्रकृति भाव संधि। ठीक है। 3 नंबर पे आई आपकी हल संधि। 4 नंबर पे आई आपकी विसर्ग संधि। और 5 नंबर पे आई आपकी सवादी संधि। ध्यान देंगे ये 5 संधियां हैं। अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, सवादी संधि। ठीक है। अब आप कहोगे सर संधि 3 प्रकार की होती है। तो जो विद्वान 3 प्रकार की संधि मानते हैं वो प्रकृति भाव का अंतर्भाव किस में मान लेते हैं? अच संधि में मान लेते हैं। और सवादी संधि का किस में मान लेते हैं? विसर्ग संधि में मान लेते हैं। लेकिन यदि संस्कृत में प्रश्न पूछा जाए कि संधि कतिदा, तो एक ही उत्तर होगा पंचदा, पंचदा, पंचदा। ठीक है। अच का मतलब स्वर। जब अच वर्ण के स्थान पर कार्य होता है, स्वर वर्ण के स्थान पर कार्य होता है। स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच। अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते तो उसको अच संधि कहते हैं। ठीक है। अब जो अच संधि है उसमें सबसे पहले आती है यण संधि। कौन सी संधि आती है? यण संधि। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं। यण। यण संधि किसे कहते हैं?
जहां पर य व र ल आदेश हो, य व र ल आदेश हो, उसे कौन सी संधि कहते हैं? यण संधि कहते हैं। ध्यान रखना, संधि विच्छेद करके ही संधि के नाम तक जाना है, क्योंकि यह जो है आपको अयादि में भी नजर आएगा, वह अयादि में भी नजर आएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि आदेश यह हो रहा है या अय हो रहा है, वह हो रहा है या अव हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आती है, तो ई का क्या होता है? यह, उ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। कब? असमान स्वर परे होने पर। ये यण संधि है जिसको अपन पढ़ेंगे। फिर आए साहब आपकी अयादि संधि। कौन सी संधि आई? अयादि संधि। अय आदि जहां आदेश होता है, यानी अय, औ, आय, आओ, जहां आदेश हो, उसे कौन सी संधि कहते हैं? अयादि संधि कहते हैं। अयादि संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयादि संधि के जो संधि विच्छेद है वो रट नहीं सकते आप, वो समझने पड़ेंगे, और एक भी आपका गलत भी नहीं होगा, ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, तो जैसे नायकः, तो नैधन अकः, पावक पौधन अकः, तो ये कौन सी संधि हुई? अयादि संधि हुई। ठीक है, फिर इसके बाद आती है गुण संधि। गुण संधि में जहां पे अ हो जाए, ए हो जाए, ओ हो जाए, ध्यान रखना, तीन ही गुणादेश होते हैं, अ, ए, ओ। अत, एंग, गुण, अदेंग गुण, अत, अ, एंग, ए, ओ। तो अ, ए, ओ जहां पर आदेश हो उसे कौन सी संधि कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहां आप कहोगे कि सर अर होता है ना आदेश, तो वो अर नहीं होता है, आदेश अ ही होता है। उरण रप्र से अर हो जाएगा या फिर अल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुणादेश न स्यात्, तो वहां पर जब आपसे पूछा जाएगा कि गुणादेश न स्यात्, गुणादेश नहीं है, और विकल्प में होगा अ, ए, ओ, अर। आप क्या सोचेंगे कि अर तो होता ही है, कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्ण अर्धि। तो हम क्या उत्तर करते हैं? ज्यादातर बच्चे किसको करते हैं? गुणादेश न स्यात्, तो क्या करते हैं? अर को, अ को कर देते हैं, जबकि सही विकल्प क्या होगा? गुणादेश न स्यात्, तो अदेंग गुण, अ, ए, ओ, ये गुणादेश है, अर गुणादेश नहीं है। न स्यात् नकारात्मक पूछ रहा है हमारे से, निषेधात्मक पूछ रहा है प्रश्न। प्रश्न बहुत ही सावधानी से समझना है कि वो प्रश्न सकारात्मक है या नकारात्मक। ठीक है, जैसे लतेव, लतेव, तो क्या संधि विच्छेद होगा? देखो ए आदेश हो रहा है ना, लतेव, लताधन ईव, लताधन ईव, क्या बनेगा? लतेव बनेगा। यह है आपकी गुण संधि। तो जहां पर अ प्लस ई आ जाए या अ प्लस उ आ जाए, अ प्लस री आ जाए, है ना, तो वहां कौन सी संधि होती? गुण संधि होती। और गुण संज्ञा विधायक सूत्र होता है अदिंग गुण,
और गुण संधि विधायक सूत्र होता है आद गुण। ध्यान रखना, गुण संधि विधायक और संज्ञा विधायक अलग अलग है। फिर आया आपके वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि, जहां पे क्या हो जाए, वृद्धि रा देज आ ऐच, ये 3 आदेश होते हैं। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि वृद्धि आदेश न स्यात्, तो आ ऐ औ, तो आप सोचोगे आ तो दीर्घ आदेश होता है, नहीं, आ ऐ औ वृद्धि आदेश होगा और उरण रप्र से क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्र प्लस रिच्छति प्राच्छति, तो प्राच्छति में वृद्धि आदेश क्या हुआ है, आ हुआ है। ठीक, जैसे उदाहरण देखते हैं, लतेव, अब आपको होगी ये क्या बात हुई, लतेव पहले एक मात्रा लगा दी, अब लतेव में डबल मात्रा लगा दी, तो वृद्धि संधि है ये। अब इसका संधि विच्छेद होगा लताधन एव, क्या संधि विच्छेद होगा, लताधन एव संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो लताधन एव में ए गुणादेश होगा और लताधन एव में ऐ वृद्धि आदेश होगा। ठीक, ये 4 हो गई। फिर 5 नंबर पे आई आपकी पूर्व रूप संधि। ए ओ आदेश होगा इसमें भी, लेकिन ए ओ क्या होगा, पूर्व रूप आदेश होगा, और पर रूप में भी ए ओ ही आदेश होता है। ठीक है, एंग पदांता दति, इसका सूत्र है कि पदांत एंग से परे अति यानी अवर्ण हो तो कौन सी संधि होती है, वहां पूर्व रूप आदेश हो जाता है। ठीक है, जैसे हरेदन औ, एंग पदांतात, पदांत एंग, एंग मतलब ए ओ, ऐसा पद होना चाहिए जिसके अंत में या तो ए होगा या फिर ओ होगा। तो हरे क्या है, पद है। क्यों है पद, क्योंकि हरे क्या है, कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, संबोधन एक वचन है। क्या है, हरे संबोधन एक वचन है। और कल ही आपको पढ़ाया था सुप्तिंगंतम पदम, तो सुबंत होने से हरे क्या है, पद है। तो पदांत एंग से परे अति यानी अवर्ण स्थित हो तो पूर्व प्लस पर दोनों के स्थान पर क्या होता है, पूर्व रूप एकादेश होता है, और ये किस रूप में रहता है, अवग्रह के रूप में रहता है। तो क्या बन जाएगा, हरे अव बन जाएगा। ठीक है, यह है पूर्व रूप संधि। फिर आती है पर रूप। पर रूप में भी ए ओ ही होगा आदेश तो, लेकिन पर रूप ए ओ आदेश होगा। ठीक है, एंगी पर रूपम, क्या सूत्र है इसका, एंगी पर रूपम। जैसे प्रदन एजते, प्रदन एजते, तो देखेंगे एंगी पर रूपम क्या कहता है, यदि अवर्णांत उपसर्ग से परे क्या हो, एंग आदि धातु विद्यमान हो, है ना, तो पूर्व प्लस पर एंग आदि मतलब एंग हो आदि में जिसके ए ओ ये 2 वर्ण होने चाहिए, है ना, जैसे प्र प्लस एजते, उप प्लस ओषति उपोषति, तो पर रूप एकादेश हो जाएगा, अ गायब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रेजते बन जाएगा। ये कौन सी संधि है, ये है पर रूप संधि। तो ए ओ यदि पहले हो तो पूर्व रूप संधि, बाद में हो तो पर रूप संधि। संधि विच्छेद में ये पहले से ही विद्यमान रहते हैं, है ना, जिधर रहेंगे उधर ही रहेंगे। पहले हैं तो पूर्व रूप संधि और बाद में है तो पर रूप संधि। ठीक है,
पूर्व संधि में क्या होगा, पदांत से परे अवर्ण होगा, और पर रूप में क्या होगा, अवर्णांत उपसर्ग से परे ए ओ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब कौन सी संधि बची, सबसे बड़ी संधि बच गई अभी तो। कौन सी संधि, दीर्घ संधि, और इसका सही नाम है सवर्ण दीर्घ। दीर्घ नहीं है, सवर्ण दीर्घ, यानी सवर्ण उसी जाति का दीर्घ आदेश हो जाएगा। अ का सवर्ण इसका सूत्र है, सभी जानते हैं, विद्या प्लस आले विद्यालय, है ना, देव प्लस आले देवालय, यह है आपकी सवर्ण दीर्घ संधि। इस तरह से असंधि के कितने भेद हो गए, 7 भेद हो गए। ठीक है, और जो प्रकृति भाव संधि है, इसको जो 5 भेद है उसमें प्रकृति भाव संधि को अलग से माना गया है। प्लुत, प्रग्रह्या, अचि नित्यम। प्लुत और प्रग्रह्य से परे क्या हो, अच वर्ण स्थित हो, तो दोनों का क्या हो जाता है, प्रकृत भाव हो जाता है। प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम, अचि नित्यम, ये इसका सूत्र है। प्लुत के बाद अच वर्णो, जैसे आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति, है ना, आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति, तो कृष्ण धन अत्र। ठीक है, तो दुराधूते च सूत्र से दूर से पुकारने पर ह्रस्व स्वर की भी विकल्प से क्या हो जाती है, प्लुत संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे ये अप्लुत है, इसके बाद अ है, दोनों को मिला करके दीर्घादेश होना चाहिए। लेकिन प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम से क्या होगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, और संधि विच्छेद और संधि रूप सेम टू सेम बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हरिएतौ, हरिदन एतौ, प्रग्रह्य से परे स्वर हो, प्रग्रह्य किसे कहते हैं, ईदुदे द्विवचनम प्रग्रह्यम, ईदंत उदंत एदंत द्विवचन की क्या होती है, प्रग्रह्य संज्ञा होती है। तो ईदंत द्विवचन है, इसलिए प्रग्रह्य संज्ञा के, तो यहां दोनों का क्या हो गया, प्रकृति भाव हो गया। ये होती है प्रकृति भाव संधि। इसमें संधि विच्छेद और संधि रूप एक ही रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यूं समझो, हमारी भाषा में समझे तो प्रकृति भाव बोले तो कुत्ते की पूंछ जैसी की जैसी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपकी अच संधि और प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव का अंतर्भाव असंधि में मान लिया जाता है। जो विद्वान संधि को 3 प्रकार का मानते हैं, लेकिन संस्कृत में संधि पंचदा, ध्यान रखना, 3 को भूल जाओ। अब तीसरा भेद है हल संधि। तो व्यंजन को क्या कहते हैं, संस्कृत में हल कहते हैं, इसलिए इस संधि का नाम क्या है, हल संधि। जब व्यंजन वर्ण के स्थान पर कार्य हो तो उसे कौन सी संधि कहते हैं, हल संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले आई आपके हल संधि में इष्चुत्वम। ठीक है, स्तु को इष्चु आदेश हो जाए तो क्या कहलाती है, इष्चुत्व संधि कहलाती है ना। जैसे सज्जन, सत प्लस जन, सज्जन। ठीक है, ये होती है इष्चुत्व संधि। तो यहां पे क्या हो रहा है, त का क्या हो रहा है, ज हो रहा है, डबल संधि कार्य कर रही है यहां पे, तो वो आपको डिटेल में समझाएंगे। बहुत मूर्खानंद क्या करते हैं, सद प्लस जन संधि विच्छेद कर देते हैं और द का ज बना देते हैं।
जो गलत है। सत यानी अच्छा, जन यानी व्यक्ति, जो अच्छा व्यक्ति होगा वो सज्जन कहलाएगा। ऐसे उद प्लस ज्वल उज्ज्वल, उद मूल उपसर्ग क्या है, उद है, ठीक है। इसी प्रकार इष्टुत्वम, राम षष्ठ, तो जहां पे स्तु को क्या हो जाए, इष्टु आदेश हो जाए, तो उसे कौन सी संधि कहते हैं, इष्टुत्व संधि कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद 1 3 5, 1 3 5 का मतलब समझेंगे। एक बोले तो चरत्व संधि, जहां वर्ग का पहला अक्षर है ना, और श, तो एक बोले तो चरत्व संधि, जैसे तत्काल, तद प्लस काल, तत्काल। 3 बोले तो जशत्व संधि, जशत्वम, कैसे, जगदीश, दिग्गज, है ना, तो जगत प्लस ईस, जगदीश, त का क्या हो गया, द। तो ध्यान रखना, एक बोले तो चरत्व, 3 बोले तो जशत्व। कब, अब आप बोलो सर सज्जन, 3 बोले तो जशत्व होना चाहिए था, गलत, है ना। एक बोले तो चरत्व, 3 बोले तो जशत्व तभी होगा जब जिस वर्ग का वर्ण स्थित हो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण यदि हो जाए, ठीक है। तो जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का तीसरा हो तब जसत्व संधि होती है। पहला हो तो चरत्व होती है और पांचवा हो तो अनुनासिक संधि होती है। अनुनासिक संधि 5 बोले तो अनुनासिक, 5 बोले तो अनुनासिक संधि, जैसे सबको सन्मति दे भगवान, सन्मति, तो सत यानी अच्छी, मति यानी बुद्धि। तो ध्यान देंगे, बहुत ही सरल है, तथा ददन, है ना। यदि इधर बाद में पर में बाद में पांचवा है तो इधर पष्ट के पहले पद के अंत में जो होगा उसी का पांचवा हो जाएगा। जिस वर्ग का है उसी वर्ग का क्या होना चाहिए, पांचवा होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, अनुनासिक संधि कहेंगे। जैसे सत प्लस मति तो त वर्ग का है तो तथ ददन, ठीक है। अब इसी के साथ है पर सवर्ण और पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण और पूर्व सवर्ण, जैसे गंगा, जैसे संज्ञा, है ना, जैसे संगति, संगति, सम प्लस गति। तो संधि विच्छेद म या न वाला हो, ठीक है। संधि विच्छेद क्या हो, म या न वाला हो, तो बाद में जो वर्ण होगा, बाद वाला पद क्या कहलाता है, पर। तो पर में जो वर्ण होगा उसी का पांचवा किस में हो जाएगा, म या न के स्थान पर हो जाएगा। जैसे सम प्लस गति, देखो समझेंगे। तो म है, उधर ग है, क वर्ग का है तो क ख ग ग ng, तो म के स्थान क ख ग ग ng, है ना, तो क्या बन जाएगा, संगति बन जाएगा। म के स्थान पर सवर्ण आदेश होगा, तो पर तो ग है लेकिन म क्या है, अनुनासिक है, तो अनुनासिक के स्थान पर अनुनासिकी आदेश होगा, इसलिए पंचम वर्ण हो जाएगा, तो क ख ग ग ng हो जाएगा। इसी प्रकार पूर्व सवर्ण
बोले तो 4, पूर्व सवर्ण बोले तो 4। कैसे? ह के स्थान पर होता है पूर्व सवर्ण, विकल्प से होता है उद प्लस हार। तो यहां यदि ह है तो पूर्व में जो है ना, वो जिस वर्ग का है उसी वर्ग का क्या हो जाएगा? चौथा होगा। किसके स्थान पर? ह के स्थान पर। तो पूर्व में द है ना, तो त वर्ग का है तो त थ द ध हो जाएगा ह के स्थान पर, और क्या बन जाएगा? उद्धार बन जाएगा। और इनको हम समझ के पढ़ेंगे तो हमारा भी क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारी संधियां हैं, हल संधि में जगह की कमी है हमारे पास, तो बता देता हूं संक्षिप्त में। 8वीं है अनुस्वार संधि। कौन सी संधि? अनुस्वार संधि। म को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है, और न को भी अनुस्वार हो जाता है। मो अनुस्वार नश्चापदान्तस्य जली, ये सूत्र हम पढ़ेंगे, है ना। फिर इसके बाद आई छत्व संधि। कहां लिखूं? यहां लिख दूं 9 नंबर पे छत्व संधि। जैसे उच्छ्वास, उद प्लस श्वास, तो श को क्या हो जाता है? छ हो जाता है, इसको कहते हैं छत्व संधि। 10 नंबर पे है तुकागम संधि। तुकागम संधि, जैसे शिव प्लस छाया, शिवत छाया, शिवत छाया। ह्रस्व स्वर के बाद क्या आ जाए? छा आ जाए तो क्या हो जाता है? तुकागम हो जाता है। और दीर्घ स्वर के बाद आए छ तो विकल्प से तुकागम होता है। इसी प्रकार जैसे सुगण प्लस इस, सुगणीस, ngमुड आगम संधि भी होती है ना। एक होता है आदेश, एक होता है आगम। आगम होता है मित्रवत, आदेश होता है शत्रुवत। ठीक है। अब विसर्ग संधि का पहला भेद है सत्व संधि। विसर्ग संधि का पहला बोध कौन सा है? सत्व संधि। जैसे विष्णु प्लस त्राता, विष्णुस्त्राता। तो जब विसर्ग को स आदेश होगा, विसर्ग को क्या हो? स आदेश हो, तो उसे सत्व संधि कहते हैं। ठीक है। रामः प्लस शेते, कौन सी संधि? सत्व संधि। और रामस प्लस शेते, कौन सी संधि? इष्टुत्व संधि। ध्यान रखना। तो विसर्ग के स्थान पर यदि स हो रहा है, कौन सा भी स हो, वो चाहे दंते हो, है ना, चाहे तालव्य हो, चाहे मूर्धन्य हो, यदि स आदेश हो रहा है तो सत्व संधि कहलाएगी। और दूसरी है विसर्ग संधि। द्वितीय श्रेणी का न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है, आप निशुल्क प्रवेश ले सकते हैं। निशुल्क। तो जहां विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाए, वा शरीर सूत्र से विकल्प से, है ना, आदेश होता है। तो जहां विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश हो जाए, जहां नहीं होगा वहां स भी होगा। तो निःशुल्क और निशुल्क दो रूप बनते हैं। हम निशुल्क ही जानते हैं, जबकि निःशुल्क रूप भी सही है। ठीक है। निसंदेह सही है। निहदन संदेह, निह संदेह, निसंदेह दोनों रूप सही है। ठीक है। दुशासन, दुशासन दोनों रूप सही है। ठीक। ये विसर्ग संधि के भेद हो गए। अब आगे जो विसर्ग संधि के भेद माने गए हैं, वहां पे ऐसा कहा गया है कि उनका संधि विच्छेद स वाला होगा,
सु वाला होगा, इसलिए सु आदि यानी सवादि। तो सु आदि जहाँ संधि विच्छेद हो यानी स हो र हो, वहाँ के उसके स्थान पर यदि कार्य करेगी तो वो क्या कहलाएगी? सवादि संधि कहलाएगी। रुत्व संधि, कौन सी संधि? रुत्व संधि। जब विसर्ग का क्या हो जाए? र हो जाए तो उसे कौन सी संधि कहेंगे? रुत्व का संधि कहेंगे। जैसे नीह प्लस धन निर्धन, है ना, इस तरह से। उत्व संधि, रुत्वम उत्वम। अ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग को ओ आदेश हो जाता है। संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं आपको, तो ठीक है। जैसे शिवोर्चे, और एक हर्षि च सूत्र, अ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो, तब भी उत्वादेश हो जाता है। तो विसर्ग का र हो जाए तो रुत्व, है ना, उ हो जाए तो उत्व, वो अ और उ मिलके क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो ओ नजर आता है लेकिन आदेश होता है कौन सा? उ। विसर्ग लोप, विसर्ग लोप संधि, जहां विसर्ग का लोप हो जाए। जैसे अतदन एव, अत एव, तो अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। रुत्व लोप, जैसे नीरस, निहदन रस, ठीक है। तो विसर्ग का स होगा, स का र होगा, और र से परे र हो तो पूर्व स्थित रकार का लोप हो जाता है। किससे? रोरी सूत्र से। और जब ऐसी स्थिति आती तो ड्र लोपे पूर्व से दीर्घोण से क्या हो जाएगा? अण को दीर्घ आदेश हो जाएगा। यदि र के लोप का निमित्त परे स्थित है तो अण को क्या हो जाएगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। इसलिए क्या रूप बन जाएगा? नीरस रूप बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये संधि के भेद हैं जो आपको संक्षिप्त में बताए हैं। यूं समझो ये हमारा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है ना। संधि को लेके बच्चे परेशान रहते हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अहम अस्मि ना, जैसे हमने संज्ञा प्रकरण को समझा उसी प्रकार से हम संधि प्रकरण को भी समझ लेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण के माध्यम से आपका अभ्यास करेंगे, करवाएंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और करत करत अभ्यास के जड़मतो सुजान, जब आप अभ्यास करोगे तो आप भी बुद्धिमान बन जाओगे, उसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हो समझ के पढ़ना है, रटने पे ध्यान नहीं देना है। यदि आप रट भी रहे हो तो रटो, लेकिन समझकर। पहले समझेंगे फिर रट लेंगे, लेकिन रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, है ना। बस पढ़ते रहो, बार बार अभ्यास करते रहो। ऐसा नहीं कि संधि प्रकरण प्रारंभ हो गया तो संज्ञा प्रकरण को साइड में रख दें, है ना। समय समय पर उसका अभ्यास करना है, बार बार उसको दोहरान करना है। ठीक है। अब कल की जो कक्षा होगी उसमें हम यण संधि प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे मेरे नंबर पर भी आप बता सकते हैं, 9219252270। व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालना। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।
पुनः मिलामः। हाँ, कल आपसे पूछा था कि नमस्ते में कौन सी विभक्ति है, कौन सी संधि है? नमः प्लस ते, नमस्ते, नमः दंते। तो विसर्ग का क्या हो रहा है? स हो रहा है, तो कौन सी संधि हो गई? सत्व संधि होगी। नमो नमः में विसर्ग का उ हो रहा है, और फिर अ उ ओ हो रहा है, तो उत्व संधि हो गई। ठीक है। ते में कौन सी विभक्ति है? तो आप युष्म शब्द देखना, तो युष्म शब्द में डबल रूप होंगे, तो चतुर्थी विभक्ति में एक और रूप मिलेगा आपको, ते वाम व। तो नम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए नमस्ते में ते में युष्म शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तुम्हें नमस्कार, सामने वाले को बोल रहे हैं तुम्हें नमस्कार। ठीक है। तो नम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बताओ। चतुर्थी विभक्ति होती। केवल नम के योग में उपपद विभक्ति ये, यदि नम के साथ कुछ जुड़ गया, जैसे अहम नमामि मातरम, नमस्करोमि, है ना, तो फिर क्या होगा? फिर द्वितीय विभक्ति होगी, है ना, कर्म की विवक्षा में। ठीक है। धन्यवाद। पुनः मिलामः।